इतनी असुविधा होते हुए भी दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए हैं और कई साथी तो शायद सुबह सुबह घर से निकले होंगे। ये जो प्यार, ये जो स्नेह छत्तीसगढ़ के हर कोने में मुझे मिलता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके झूठे बैरों को खाने का आनंद लेते हैं। कि G20 को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ की जनता की भी सीधी भागीदारी रही है। आपने नवा रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई, आपने इतने अच्छे से मेहमानों का स्वागत किया, उनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ की विशेषताओं, यहाँ के सामर्थ्य के बारे में बताया। इससे पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई है, यहाँ का गौरव बढ़ा है। केंद्र की भाजपा सरकार बीते 9 वर्षों में देश भर के गरीब परिवारों को करीब करीब 4 करोड़ घर दे चुकी है। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 4 करोड़ घर। हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को भी पीएम आवास योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां छत्तीसगढ़ के गरीबों के पक्के घर नहीं बनने दे रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहीं पर बेहतर रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ निवेश आकर्षित करने में अग्रणी हो, इसके लिए यहां भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आते हैं और मंच से चुनावी सभा को वो संबोधित करते हैं। राज्य सरकार पे निशाना साधते हुए ही वो विकास कार्यों का उल्लेख उन विकास कार्यों का करते हैं जो पीएम मोदी के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बीते 9 सालों में छत्तीसगढ़ में की गई है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी के रायगढ़ दौरे का असर जो है, सियासी असर छत्तीसगढ़ में कितना होगा, क्योंकि उन्होंने बात सनातन और संस्कृति की है, तो सनातन संस्कृति और राजनीति, इस पे कितना कुछ असर छत्तीसगढ़ पे पड़ेगा, इस पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अभय नारायण राय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ नेता है, बिलासपुर संभाग से आते हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। अनिरुद्ध दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, पीएम मोदी का रायगढ़ दौरा, बिलासपुर संभाग की बात कर ली जाए तो 24 सीटें बिलासपुर संभाग पे है, आधे मतलब ये कि 13 पे कांग्रेस का कब्जा है और आप लोग 7 सीटों पे काबिज है। आपके लिहाज से बिलासपुर संभाग आपके लिए सबसे मजबूत है। पीएम मोदी के इस दौरे से कितना असर होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा, उसके पहले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा निश्चित रूप से परिणाम देने वाला दौरा होगा। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, जहां भी अपनी बात को रखते हैं, जनता को वो प्रभावित करते हैं, जनता उनकी बात पे विश्वास करती है, क्योंकि वो एक विश्वसनीय चेहरा है भारतवर्ष का। भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी जी की ऐसी साख है कि वो जो बोलते हैं उस पर जनता विश्वास करती है और उनके बोलने का असर होता है। निश्चित रूप से जो सरकार गोबर में कमीशन खाए, गोबर में दलाली करे या शराब के घोटाले में लिप्त हो
या रेत के घोटाले में लिप्त हो, गरीबों का चावल खा जाए, क्या उस सरकार को रिपीट होने की कहीं पे भी संभावना बनती नजर आती? कभी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभियान चला है छत्तीसगढ़ में, निश्चित रूप से परिवर्तन होके रहेगा। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा जब जब निकली है, कहीं न कहीं परिवर्तन होता है। हमने 2003 के अनुभव हैं और आज के भी जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, जिस प्रकार कल अमित शाह जी नहीं पहुंच पाए परसों, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी की सभा रायगढ़ की आंधी तूफान बारिश के बीच में अगर लाखों लोग वहां पे पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का विश्वास। चलिए अब जवाब लेते हैं। अभय नारायण जी, बारिश आंधी तूफान के बीच में अगर लाखों लोग वहां पे पहुंचते हैं पीएम मोदी की सभा में, तो जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पीएम मोदी ने मंच से कहा कि अगर युवाओं को रोजगार चाहिए तो छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना होगा। बिलासपुर संभाग के बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं आप। पीएम मोदी का रायगढ़ में दौरा कितना असर होगा इन तमाम बातों का? 18 में अगर विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत दिया और 68 सीट के साथ सरकार बनाई, तो 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को दी, लेकिन 4.5 साल तक न तो नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की याद आई, न अमित शाह को छत्तीसगढ़ की याद आई, और न 9 सांसदों ने कभी लोकसभा में अपना मुंह खोला, चाहे ट्रेन बंद होने को लेके हो, किसानों को बारदाना न मिलने को लेके हो, रासायनिक खाद को न मिलने को लेकर के हो। छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में एक भी विकास की कोई ईंट रखी गई हो, कोई बड़ी परियोजना लाई गई हो, इस पर कोई बात नहीं। अब चुनाव आ गया है, लोकल इकाई में कोई क्षमता है नहीं, नेतृत्व इनके पास है नहीं। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए, 2 बार राष्ट्रीय प्रभारी इनके प्रदेश के प्रभारी बदल लिए गए, नेता प्रतिपक्ष तक इन्होंने बदल लिया। उसके बाद भी जब कार्यकर्ता और जनता से नहीं जुड़ रहे थे, और जनता की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं जुड़ रहे। अभी आपने कहा बरसात पानी में लाखों लोग, वहां की संख्या की बात मैं नहीं करता, कांग्रेस को ये दावा नहीं करती, लेकिन सच्चाई क्या थी पूरी मीडिया जान रही है। एक समय तो ऐसा था, ये प्रसारित हो गया था कि मोदी जी वर्चुअल करेंगे, नहीं आ रहे क्योंकि भीड़ नहीं पहुंच रही थी। जब भीड़ आती दिखी, कुछ हजारों की लोग संख्या में वहां पहुंचे, तो फिर मोदी जी यहाँ पर आए, और अमित शाह जी ने तो भीड़ नहीं था बोल के झंडी दिखाने का काम कीर्तन कर दिया था। मैं आज भी पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उसको जनता का कितना फायदा होगा? अडानी का कोयला ढोने के लिए, एक व्यवसायिक कॉरिडोर का प्रारंभ करने के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने दानदाता के लिए वो रायगढ़ तक आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं आते हैं। एक भी ट्रेन की घोषणा नहीं हुई। बंद ट्रेनों को चालू करने को लेकर कल एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा किया था, उस विषय में एक भी घोषणा नहीं हुई कि उन्होंने रेलवे में कोई, आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और कह गए हैं कि सारी ट्रेनें चलेगी। आखिर हमको क्या मिला? कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। केवल झूठ बोलने और जगहसाही का काम कर गए। किस तरह लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। चलिए अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और किसानों के विषय में जो चुप्पी थी, 81 लाख टन चावल खरीदने की बात कर, अब 61 लाख टन पे आ गए, उस पे तो नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल देते। जब धान उत्पादन में पूरे, चलिए मैं अभय जी मैं लौटूंगा। पहला ही सवाल है अभी आपके पास, मैं लौटूंगा। अभी पूरी डिबेट बची हुई है। अनिविद जी, चुनावी समर छत्तीसगढ़ में है, घमासान तेज लगातार होते जा रहा है। पीएम मोदी का दौरा, सभा को संबोधित करना, भीड़ की जो जिक्र सुंदरानी जी कर रहे हैं वो भीड़, और उसके बाद पीएम मोदी का राज्य सरकार पे सीधे तौर पे बड़ा और कड़ा हमला, क्या असर होगा इसका? देखिए अवधेश जी, आज 14 सितंबर तारीख है। 1 से 14 के बीच अगर हिसाब लगाए तो 2 हफ्ते होते हैं, और मैं 2 हफ्ते के बीच जो 3 घटनाक्रम जो हुए हैं उसका मैं उल्लेख करूंगा। बिल्कुल। पहला घटनाक्रम आरोप पत्र जिसको अमित शाह जी पेश करने आते हैं, उसमें भीड़ नहीं। दूसरा घटनाक्रम जो है, दंतेवाड़ा में अमित शाह जी आने वाले थे परिवर्तन यात्रा को दिखाने के लिए, वो नहीं आ पाए। स्मृति ईरानी जी आई, लेकिन जब तक आती देर हो चुकी थी, उसके पहले परिवर्तन यात्रा निकल गई, उसमें भी भीड़ नहीं। लेकिन आज जो तीसरा जो घटनाक्रम जो घटा है,
आज जो है कोड़ा तराई और रायगढ़ वाला जो है वह वाकई चौंकाने वाला है। और आज जो है आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 अलग अलग जगह स्पीच हुई है अवधेश जी, और दोनों में मतलब अलग अलग विविधताएं थी। बिल्कुल। मैं पहली की बात करूं तो पहली स्पीच में जो उन्होंने जो है अपना लोकार्पण किया और जो शिलान्यास कार्यक्रम था, तो उसमें सीधे सीधे उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को पावर हाउस बताया। बिल्कुल। मतलब पावर हाउस मतलब छत्तीसगढ़ से जो है उसी से जो है पूरा जो है कहीं मतलब उसका देश संचालित है, देश केंद्रित है, भाव यहां तक उनका निकल कर आया। और दूसरी बात जो है फिर उसके बाद जो सभा स्थल पर गए, जिसे चुनावी सभा कहा जा सकता है अवधेश जी, तो उसमें एक चीज है कि मैं आज मोदी जी को सालों साल से सुनता आ रहा हूं, लेकिन इतने विस्तार से जो भाषण जो मैंने आज जो देखा और सुना वो पहली बार था। मतलब कोई भी जो तथ्य, कोई भी तर्क उसमें कहीं कुछ छूटे हुए नजर नहीं आ रहे थे। और जहां तक आपने हमले की बात कही, तो हमला तो इस सरकार में तो उन्होंने किया ही किया, वो तो सीधे इंदिरा गांधी जी पे पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहना था कि इंदिरा जी के समय से गरीबी हटाओ नारा चला आ रहा है, अगर कहीं ये गरीबी हट गई होती तो आज मोदी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होती। और बाकी और कितने हमले हुए उसके आप गवाह हैं। अनिरुद्ध जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पीएम मोदी के 2 रूप आज हमको देखने को मिले, शासकीय कार्यक्रम में अलग और राजनीतिक कार्यक्रम में अलग। आपने तथ्य और दावों की बात की, आपने जिक्र किया। मैं एक तथ्य से आपको अवगत कराता हूं, आप अवगत होंगे। आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में मंच से इस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ ने G20 का सफल आयोजन कर दिया। छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़ी परंपरा, वेशभूषा, खान पान, सबका जो परिचय है बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। अनिरुद्ध जी, आज 14 तारीख है, G20 की नया रायपुर में बैठक 18 और 19 तारीख को है। 5 दिन पहले ही सफल आयोजन का क्रेडिट पीएम मोदी ने दे दिया। आप तथ्य की बात कर रहे थे। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। सुंदरानी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकार पे हमले आज हुए हैं, पीएम मोदी ने जो हमले किए हैं, उसको आप लोग चुनाव तक लेके जाएंगे, भुना पाएंगे उन तमाम बातों को? क्योंकि देखने को मिलता, मैं सवाल एक बार ऐड कर देता हूं कि तात्कालिक रूप से तो माहौल तो बनता है, लेकिन आगे जैसे ही समय बीतता है वो माहौल आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 2018 में भी देखने को मिला, 5 उपचुनाव में भी देखने को मिला। इस बार क्या रहेगा इस पे? नहीं अवधेश जी, निश्चित रूप से आपका सवाल अच्छा है और हम इस मुद्दों को जीवित रखेंगे चुनाव तक। अब चुनाव में कोई बहुत लंबा अरसा नहीं बचा। 15 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, 40 दिन के अंदर चुनाव हो जाएगा। कुल मिला के 60 दिन से अधिक चुनाव के में समय नहीं बचा और 60 दिन तक मुद्दों को जीवित रखना भारतीय जनता पार्टी को आता है। और मुद्दे तो इतने अधिक हैं, पूरे भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी हुई सरकार है ये सरकार की वकालत कौन कर पाएगा? न राहुल गांधी आके कर पाएंगे, न प्रियंका जी कर क्या आ पाएगी। ये मोदी जी का, अमित शाह जी के हमलों का जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मोदी जी तथ्यात्मक बोलते हैं, अमित शाह जी तथ्यात्मक आरोप लगाते हैं। कितना भी है ईडी चिल्लाएं, लेकिन ईडी यहाँ पे सफल तो हुई है रेड करने में और अब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में ईडी ने बड़ी भूमिका निभाई, आयकर विभाग ने बड़ी भूमिका निभाई। अब तो इनके पेट में दर्द तो होगा ही, जब इनके काले कारनामों के चिट्ठे जब उजागर हो रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होगा, निश्चित रूप से होगा। चले मैं अभय जी के पास जाता हूं। अभय जी, मैं कोट कर रहा हूं, कौशल्या धाम और भगवान राम के ननिहाल से लोगों को जागरूक करने आया हूं। पीएम मोदी ने मंच से इस बात का उल्लेख किया। किस तरह की जागरूकता की बात पीएम मोदी कर रहे हैं? क्या राजनीतिक तौर पे जो चेतना है वो सच में क्या जागरूक नहीं है? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार की सफलता यही, भूपेश बघेल जी की सफलता यही है कि आप छत्तीसगढ़ में अतारी पे आपको सीट नवाना पड़ता है, आप कौशल्या धाम का आपको नाम लेना पड़ता है, आप राम वनगमन पथ की बात करते हैं, गोधन न्याय योजना की बात पूरा देश कर रहा है कि 15 साल की सरकार में तो कौशल्या धाम की याद मोदी जी को नहीं आई थी। 5 साल तो रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे 14 के बाद। तो ये सफलता है सरकार की कि भारतीय जनता पार्टी वही पीच पर खेलेगी जिस पीच पे हम उसको खिलाना चाह रहे हैं। हम विकास किए हैं, हमने योजनाएं लागू की हैं, हमने छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को पूरे देश पे अन्नदाताओं से एक साथ खड़ा करके मजबूत बनाया है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चुनाव के ही समय से ही कम से कम कुछ घोषणा कर जाएंगे, कोई नई सौगात दे जाएंगे, कोई नई फैक्ट्री लाएंगे, कोई नए उद्योग धंधे की बात करेंगे। अगर अपने मित्र के लिए आप नई रेल लाइन के लिए आए, कॉरिडोर के लिए आए, तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी कुछ ले आते, कुछ आप घोषणा करते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट भूपेश बघेल का मुकाबला करने आ रहे हैं। कोई दिक्कत की और चिंता की बात कांग्रेस के लिए नहीं है।
क्योंकि 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ की जनता के पास जब हम जाएंगे वोट मांगने, तो ठीक है। अपनी सफलताओं पे, अपने कार्यों पे वोट मांगेंगे। और 15 साल के रमन सरकार को जनता अभी भी नहीं भूली है, इसलिए रमन सिंह का चेहरा और रमन सिंह के लोगों का चेहरा सामने नहीं आता, इसलिए अमित शाह और मोदी बार बार आ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, अभय जी, अभय जी, अभय जी, अलग हट के बात बिल्कुल। करते हैं, ये बात आज सिद्ध हो गई है। अभय जी, मैं आपके मोदी पास जी केवल चुनाव बिल्कुल में अभय जी, जीते हैं। अभय जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ लौटूंगा। सवाल मैं अभी से आपको बता देता हूं, कोट करते हुए फिर से एक बार मैं कहूंगा, पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सत्ता की लालच में सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा। अनिरुद्ध जी का मैं रुक कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सनातन धर्म और छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की विरासत बड़ी समृद्ध है। आपको क्या लगता है कि सत्ता के लालच में इसे तोड़ने की क्या सच में कोशिश हो रही है, या ये बातें निकल के क्यों आ रही है? अभय नारायण जी की कुछ बातों से सहमत हूं। जैसे वो भगवान राम का पक्ष लिया, तो निश्चित रूप से जो एजेंडा था छत्तीसगढ़ में, मतलब भांचा राम और वो जो कौशल्या देवी का जो मंदिर, सारी चीजें थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही इसका रिसर्च हो गया था, लेकिन काम तो भूपेश बघेल सरकार ने किया। और दूसरी बात यह है कि कोदो कुटकी रागी, शहर के लोग तो इसको सुने भी रहे होंगे कि नहीं पता, जानते तो नहीं थे, तो मुझे पता है कोदो कुटकी रागी, इसको बसाने में, लोगों के मन में बैठाने में निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। अपनी संस्कृति के प्रति उन्होंने जागरूक किया। लेकिन एक जो चीज आज मैंने देखा कि किसी भी चीज को अपने पक्ष में बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने पक्ष में करना, ये तो कोई मोदी जी से सीखे। मतलब आज उन्होंने जो कोदो कुटकी रागी को जोड़ा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, कि जो G20 में वो जो विदेश के बहुत सारी जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनके सामने जो परोसा गया, तो ये कोदो कुटकी रागी से बना हुआ व्यंजन, मतलब कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की वहां पे भी कहीं ना कहीं गूंज रही। और दूसरी बात, मोदी जी जो है अब एक शब्द का जो इस्तेमाल करने लगे, ये एक अनूठा प्रयोग लगता है। अब वो करते हैं कि मेरे परिवारजनों, मतलब मेरे दोस्त के नागरिकों, पहले तो कहा करते थे भाइयों और बहनों, अब हर लाइन पे उनका होता है कि मेरे परिवारजनों। और दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़, और ये एक तो है, और दूसरी बात चंद्रयान की भी बात का उन्होंने उल्लेख किया। मतलब ऐसा कोई पक्ष नहीं रहा कि आज उन्होंने अपने भाषण में बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी, पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को केंद्र सरकार आवास देना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार राज्यांश नहीं दे पाई, इसलिए लोग वंचित रह गए, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री एक सप्ताह के भीतर 4-4 पत्र लिखते हैं पीएम मोदी को कि राज्य सरकार ने राज्यांश जमा कर दिया है, आप अलॉटमेंट कर दीजिए, हम लोगों के लिए मकान बनाएंगे। ये विरोधाभासी और ये बातें क्यों निकल के आ रही है? देखिए अवधेश जी, जहां तक दो सवाल आपने किए हैं, एक कि प्रधानमंत्री आवास योजना का राजांश न जमा करने के कारण राशि लौट गई। निश्चित रूप से 16 लाख मकानों का पैसा जो केंद्र सरकार ने भेजा था, राजांश 40% जमा करना था, जमा नहीं कर पाए, राशि लौट गई। दूसरी बात, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 4 पत्र लिखे हैं, 4 पत्र का राजांश है हमारे पास, आप केंद्र से पैसा भेजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पत्रबाजी करते हैं, वास्तविकता से परे हैं। वास्तविकता यह है कि इनके पास फंड ही नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास बनाए, लेकिन चुनाव सामने है, पत्र भेजकर अपनी जिम्मेदारी को एहसास कराने का काम नहीं करना, काम कर रहा हूं इसका एहसास कराना, ये भूपेश बघेल जी की योजना है। अभय जी, वही सवाल आपके पास कि सत्ता के लालच में संस्कृति को बांटना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की तासीर, राजनीतिक तासीर बड़ी ही सामान्य तासीर मानी जाती है। यहां पे अगर इन चीजों की एंट्री होगी तो सियासत का रुख क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में प्रयास यही कर रही है कि धर्म की राजनीति करे, सनातन की राजनीति करे। सनातन धर्म को समझने के लिए, सनातन धर्म को मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दिमाग नहीं चाहिए। ये तो सनातन विरोधी लोग हैं, ये तो हिंदू खतरे में कहते हैं। अरे जब आज सर्वाधिक रूप से हिंदू इस देश में रहता है, आज सारे जगह हिंदुओं के धार्मिक स्थान की गूंज होती है, वहां हिंदू खतरे में कैसे? तो ये तो धर्म से धर्म को लड़ाने की बात करने वाले लोग हैं। अभय जी 2 से 4 तो अभय जी, इनका एजेंडा ही वही है। अभय ये धर्म से धर्म को अभय लड़ाएंगे, जी, ये जाति से। और अब तो सनातन की लड़ाई, सनातन को पढ़ने और समझने के लिए नरेंद्र मोदी आरएसएस का दिमाग नहीं, खुला दिमाग, खुले विचार की चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करने वाले लोग फटाक से लेके जवाब ले बैठे लें। हैं। सुंदरानी जी आप कुछ कह रहे तो हैं। सनातन आदरणीय अभय जी। सनातन की बिल्कुल आवश्यकता ये बात करने की नहीं है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसके लिए आरएसएस और मोदी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। और ये सनातन की बात चलिए आप जवाब ले लेते हैं अभय जी। विरोधी लोग हैं। अभय जी जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी आप जवाब दे रहे थे, आप जवाब अभय छत्तीसगढ़ में बात अभय करने के नारायण बजाय जी, जहां आप जवाब आरोप दीजिए, लगाए, सुंदरानी कहीं आप तो जवाब- ब्रेक लगाओ। उस प्रदेश में बात करें। अभय जी अभय जी मेरे एक सवाल। छत्तीसगढ़ में अभय जी जवाब ले लेते हैं। आरोप अभय जी लगाने जवाब ले वाले लेते की हैं बात एक करना बार। चाहिए। अभय जी वहाँ तो इस पार्टी अभय का जी एक बार बीज आरोप बोला ले लेते हैं। कोई नहीं है। माफ कीजिएगा जवाब ले लेते हैं। अभय जी जवाब ले जनता पार्टी लेते को हैं। पूछने सुंदरानी जी वाला आप कोई जवाब नहीं दे है। दीजिए। छत्तीसगढ़ में अभय जी। आवश्यकता क्यों है? ये शर्म आनी चाहिए अभय जी नरेंद्र मोदी को। वही जहाँ ये विकास की देखिए बात ये नहीं मूल करके सवाल है। वो सनातन धर्म की बात अभय जी करते हैं। ये मूल सवाल है। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये मूल सवाल है। अभय जी मेरा एक सवाल आपसे है। उदय स्टालिन के बयान का आप खंडन करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जाके वहाँ बात क्यों नहीं करते? स्टालिन के प्रदेश में आप हैं। उदय स्टालिन और के वहाँ जाके बात आप करें। उदय स्टालिन के बयान का छत्तीसगढ़ में- आप विरोध करेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में निंदा मुद्दा करेंगे? नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप मुद्दा ही नहीं निंदा है। करेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में आप ट्रेन की उदय बात स्टालिन करें। छत्तीसगढ़ आपका में सहयोगी दल है। छत्तीसगढ़ आपका में सहयोगी दल है। छत्तीसगढ़ आपका में सहयोगी दल है डीएमके आपका सहयोगी दल है। आप उसके बयान की निंदा करेंगे क्या? आप सनातनी है, आप सनातनी है क्या? आप में साहस है? आप में साहस है उदय स्टालिन के बयान की निंदा करो? छत्तीसगढ़ के मुद्दे की बात हो रही है। आप उदय स्टालिन के बयान की निंदा करेंगे? आप सनातनी है तो आप साबित करिए। अरे सनातन को समाप्त करने की बात करता है उदय स्टालिन। अरे अभय नारायण जी आप उस बयान की निंदा करेंगे क्या? आप अगर सनातनी है तो आप बयान की निंदा करो ना। चलिए सुंदरानी जी अभय जी मैं एक बार अनिरुद्ध जी के पास लौटता हूँ। अनिरुद्ध जी विजय जी, शंखनाद अरे माफी तो आप लोग मांगो भाई। माफी तो आप लोगों को सुन मांगना पा रहा हूं। चाहिए। जी विजय माफी विजय तो आप लोगों को शंखनाद- मांगना आपकी चाहिए। बात को मैं सुन पा रहा हूँ। जी, इसका क्या देखिए। असर होगा? जी फिर से पूछेंगे। मैं विजय शंखनाद रैली का आयोजन, पीएम मोदी का भाषण, क्या आपको लगता है चुनाव में किस तरह का तड़का ये लेके आएगा? देखिए निश्चित रूप से माहौल तो बनेगा। अवधेश जी से इंकार नहीं किया जा सकता। उसका मैं फिर क्या है, कभी कभी पीछे अतीत की तरफ लौटना पड़ता है। जब विधानसभा चुनाव में 2018 के भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई थी, दुर्दशा हुई थी कि 90 में से 15 सीटें आई थी, तो किसी पे कोई दिल्ली के लोगों ने भरोसा नहीं किया था। और कुल मिला के मोदी जी की ताबड़तोड़ सभाएं हुई थी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के समय में। नतीजा यह आया कि 11 में से 9 सीटें भाजपा की आई। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ चमत्कार होने जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी चीजों को, कौन से मुद्दे को, अब जो ये है कि इंडिया गठबंधन जिसके लिए मोदी जी ने इस्तेमाल किया, इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, सनातन वाला मुद्दा कि कैसे किसी के दिमाग में बैठाया जाना चाहिए, कैसे संप्रेषित किया जा सकता है अपनी बातों को, इसमें तो मोदी जी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और आपका जो सवाल है कि चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से चुनाव के हिसाब से ये जो है कहीं ना कहीं ये आज का जो आयोजन इनका सफल नजर आता है। चलिए सफल नजर आता है। सुंदरानी जी विजय शंखनाद रैली, क्या विजय के लिए सच में आज शंखनाद हुआ? जो स्थितियां आपने देखी, कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है कि उन मुद्दों पे फोकस नहीं किया गया जिनमें छत्तीसगढ़ पे बात होनी चाहिए। अभय जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो मुद्दा स्टालिन का मुद्दा छत्तीसगढ़ का नहीं है, आप यहाँ पे उसकी जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तासीर सामान्य है, आप यहाँ पे धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ असर होगा विजय शंखनाद रैली का? देखिए मोदी जी की विजय शंखनाद रैली का असर तो निश्चित रूप से हुआ है, तभी तो कांग्रेस में बौखलाहट है। कांग्रेस जिस प्रकार से बौखला रही है, निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम सफल हो गया है। चलिए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की बात पे जनता का भरोसा है, और जनता का बिल्कुल, भरोसा जिस बिल्कुल, नेता पे होता है उसकी सरकार बनती है। अभय जी 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। पीएम मोदी के आज के सभा के बाद क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति की तासीर बदलेगी? क्या नए चीजों की एंट्री और भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी? 10 सेकंड में आपका जवाब अभय जी। निश्चित रूप से इसका केवल फायदा कहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रमन सिंह की सरकार से निराश होकर घर बैठ गए थे, उनको उत्साहित करने प्रधानमंत्री जी आए थे। छत्तीसगढ़ की जनता तो आज निराश हुई है इस दौरे से, और छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ नहीं मिला। कहाँ गए कहूं नहीं, कहा लाए कुछ नहीं, आए अपने मित्र का एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया और वापस चले गए। कोई बड़ी परियोजना
हमारे हाथ नहीं लगी। चलिए अभय जी, समय और चर्चा का इजाजत हमें नहीं देता। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निवेदित जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया, और अभय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में पीएम मोदी ने आज जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, जिस तरह से मुद्दे को एक नया रूप देने की कोशिश पीएम मोदी ने की, उसका असर निश्चित तौर पे आने वाले समय में राजनीति और चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। लेकिन इस असर का परिणाम क्या होगा, इसके लिए दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जनार्दन के पास जब ये मुद्दे जाएंगे तब जनता ही तय करेगी कि इन मुद्दों में वास्तविक में कितना दम है। आज इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।